शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम गांधी नेहरू के विचारों को मानते हैं और उद्धव ठाकरे की विचारधारा भी हमारे ही जैसी है। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर शरद पवार की बातों को दोहराकर मामले को हवा दे दी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी अपनी पार्टियों का कांग्रेस में विलय कर देंगे। शशि थरूर छोटी पार्टियों के कांग्रेस में संभावित विलय पर कुछ वर्गों द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति आश्वस्त दिखे। थरूर ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक छोटी पार्टियों के कांग्रेस के साथ गठबंधन या विलय का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर विचारधारा एक ही है तो अलग रहने की क्या जरूरत है। देखते हैं कि क्या होता है। शरद पवार पहले से ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के लिए बेताब दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अधिक निकटता से उसमें विलय करेंगे। उन्होंने भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ये भी टिप्पणी की। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पवार और उद्धव ठाकरे से की गई अपील को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि उनसे क्रमशः अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने के लिए कहा। कांग्रेस नेता ने यह विश्वास भी जताया कि जो पार्टियां अब तक विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं, वे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा करेंगी। एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस के साथ विलय करके खत्म करने के बजाय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने की सलाह दी थी। शिंदे और अजीत पवार ने क्रमशः 2022-23 में अपनी अपनी पार्टियों में बगावत कर दी थी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर पलटकर वार करते हुए कहा कि उन लोगों के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो मोदी की वजह से खतरे में हैं। तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर ने कहा कि देश का माहौल बदल गया है और 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। भाजपा ने संविधान और लोकतंत्र को ताक पर रख दिया है। विविधता का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। 3 चरणों के मतदान में ही माहौल बदल गया। दिल्ली से भाजपा की सरकार जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि नागरिकता के मामले में वो धर्म को लाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से करते हैं, वैसी भाषा हम बंद कमरे में भी नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक बेहद अपमानजनक बात है। भाजपा की इसी रणनीति को देखते हुए विपक्षी दल आ गए हैं साथ और 4 जून को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बात करती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी फालतू के मुद्दों पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दी, उन्होंने स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी केवल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस स्वाति मालीवाल को केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाए रखा और फिर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाया, अब पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ कि, लेकिन जो हुआ उससे साफ है कि केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के रास्ते अब शायद अलग हो गए हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर पर अपने साथ हुई पिटाई का मामला दर्ज करवाया है और पुलिस को बताया कि केजरीवाल के कहने पर उनके स्टाफ विभव कुमार ने उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिन मालीवाल को केजरीवाल के करीबियों में माना जाता था, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल ने उनके साथ मारपीट करवाने की नौबत आ गई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस बुला ली। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सीएम आवास के भीतर पीटा गया। असल में स्वाति मालीवाल केजरीवाल के आवास पहुंची थी। यहाँ उनके साथ केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने मारपीट की, उन पर हमला किया। इसके बाद मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। सीएम आवास पर मारपीट की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। बताया गया कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकलकर पुलिस थाने भी पहुंच गई। यह मारपीट की घटना सोमवार सुबह 10 बजे सीएम आवास के भीतर हुई। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक फ़ोन कॉल में यह भी कहा कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर की। बताया गया कि इस मामले में 2 बार फ़ोन किया गया। यह भी बताया गया है कि पुलिस के पहुंचने पर स्वाति मालीवाल मौके पर नहीं मिली। वह दिल्ली के सिविल लाइंस थाने पहुंच चुकी थी। केजरीवाल, उनके निजी सचिव विभव कुमार और स्वाति मालीवाल ने अभी आधिकारिक रूप से इस मामले में कुछ नहीं कहा है। दिल्ली पुलिस ने भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी भी सिविल लाइंस थाने में पहुंच गए हैं। इस घटना के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता अमिल मालवीय ने एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए ने उन पर हमला किया।
दिल्ली सीएम के आवास से फ़ोन किया गया। याद रखें, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर स्वाति मालीवाल चुप रही थी। वास्तव में उस समय वह भारत में ही नहीं थी और लंबे समय तक नहीं लौटी। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं। उन्हें इसी साल पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। इससे पहले वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बेहद सक्रियता से काम कर रहीं। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रही हैं। वह अन्ना आंदोलन के दौरान से ही अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में शामिल रही हैं। जिन विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप लगा है, उसे विजिलेंस की कार्रवाई के बाद हटा दिया गया है। विजिलेंस ने कहा था कि उनकी नियुक्ति नियमानुरूप नहीं थी। विभव कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सरकारी अधिकारी को उसने कामकाज से रोकने और नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज है। अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को रिहा किए जाने के बाद न्यायिक सुधार की बात इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटालेबाज नेताओं के लिए बच निकलने का सबसे आसान रास्ता अब खोज निकाला है, जिस पर चलते हुए कोई भी नेता पकड़ में नहीं आएगा। हालांकि ईडी ने इस तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया था और एक तरह से चेताया भी था कि गलत परंपरा बनाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ईडी की बात नहीं मानी और अब रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल न सिर्फ सियासी रायता फैला रहे हैं बल्कि घोटालेबाज नेताओं को गुरुमंत्र भी दे रहे हैं। वे खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, घोटाला करो, बेशक पकड़े जाओ, लेकिन इस्तीफा मत दो। हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर बड़ी गलती कर चुके हैं और अब वे हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड जाने की तैयारी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इसका लक्ष्य ही विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने पर भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने की वजह भाजपा की मंशा को बताया। अरविंद केजरीवाल 16 मई को झारखंड जाएंगे। वे गांडेय उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और कोडरमा लोकसभा सीट से CPIML उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को पता है कि अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उनकी ओर से राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है और एक झूठे केस में उन्हें फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला कर दिखाएंगे। अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो ये इनके लिए अच्छा हो जाएगा। जिस राज्य के अंदर वे चुनाव हारेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री को पकड़कर जेल में डाल देंगे, लेकिन हम उनके ट्रैप में नहीं आने वाले। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वन नेशन वन लीडर वन मिशन का काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीती तो वो विपक्ष के सभी नेताओं को उठाकर जेल में डाल देगी। उन्होंने कहा कि वे तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें अब देश के 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है जिसके 2 राज्यों में सरकार है। 10 वर्ष पुरानी इस पार्टी को बीजेपी ने खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक साथ पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा और उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 16 मई को गांडेय में चुनाव सभा करेंगे और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि आगामी 15 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेंगाबाद में सभा करेंगे, जबकि 16 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और सांसद संजय सिंह गांडेय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सालों तक सियासी दुकान चमकाते रहे, अब उनके उन मोहल्ला क्लिनिक्स की पूरी तरह से हवा निकल गई। हालत यह है कि दिन भर में इक्का दुक्का मरीज ही आते हैं। कई जगहों पर तो दिन भर बैठकर मक्खी मारी जाती हैं क्योंकि कोई मरीज आता ही नहीं। असल में जब से मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े, CBI जांच की सिफारिश और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मरीजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई, तब से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मरीजों के फोन नंबर्स और आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। इसके बाद से मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराने वाले मरीजों और लैब में टेस्ट कराने वालों की संख्या 90 से 95% तक गिर गई है। अधिकारियों का मानना है कि स्पष्ट हो गया है कि पहले कहीं न कहीं मरीजों और उनकी जांच के मामले में भी गड़बड़ी हो रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया कि लैब टेस्ट में काफी अनियमितताएं पाई गई। मतलब फर्जी मरीजों और फर्जी लैब टेस्ट के सहारे मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ खाने कमाने का एक जरिया था, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने सालों तक किया। मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली मरीजों और फर्जी लैब टेस्ट का कथित फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद
इसी साल जनवरी में दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग में चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एक प्रस्ताव एलजी को भेजा था और इस मामले में सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव और दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के एमडी की रिपोर्ट से ये बात सामने आई थी कि मोहल्ला क्लिनिक्स में जांच के नाम पर हो रही गड़बड़ी का फायदा उन 2 प्राइवेट लैब्स को हो रहा है जिन्हें सरकार ने लैब टेस्ट कराने के लिए आउटसोर्स किया। आरोप है कि घोस्ट मरीज पर किए गए फर्जी टेस्ट के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स में लैब टेस्ट की सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते हुए 2 नामी प्राइवेट लैब्स को हायर किया था और ये लैब्स मोहल्ला क्लिनिकों के अलावा दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी, अस्पतालों, संबंधित पॉली क्लिनिक्स में भी अपनी सेवाएं दे रही थी। पिछले साल अक्टूबर में रिव्यू के लिए दोनों लैब्स की ओर से जुलाई से सितंबर के बीच कई मरीजों की जांच के डेटा के रैंडम सैंपल कलेक्ट करके उनका विश्लेषण किया गया तो गंभीर खामियां पाई गईं। अलग अलग नामों के मरीजों और रजिस्ट्रेशन और लैब टेस्ट के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। मोहल्ला क्लिनिक्स का भांडा फूटने के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठ गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है जिससे कि आम आदमी पार्टी इस मामले से निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देना अब सुप्रीम कोर्ट के गले की हड्डी बनता जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने भी जमानत की मांग कर दी। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ शुरू में हेमंत सोरेन के मामले को 20 मई के लिए सूचीबद्ध कर रही थी, मगर जैसे ही हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएंगे और मामले में लंबी तारीख होने पर हेमंत पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तारीख बदलकर 17 मई करनी पड़ी। कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि मेरा मामला अरविंद केजरीवाल के आदेश के अंतर्गत आता है, मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत की जरूरत है। इस पर पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत अधिक काम है और बहुत सारे मामले सूचीबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट 20 मई की तारीख बदलने के मूड में नहीं था, मगर कपिल सिब्बल और सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुणाब चौधरी के बार-बार अनुरोध के बाद तारीख बदलकर 17 मई कर दी गई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि हम इस मामले पर विचार कर पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे 17 मई के लिए पोस्ट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर अदालत द्वारा फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी। उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में 3 मई को हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वो न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि सोरेन द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर डमी विक्रेता और खरीद दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से भारी मात्रा में आपराधिक आय अर्जित की गई थी। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार होने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए और इस्तीफा देकर उन्होंने बड़ी गलती कर डाली। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल तब भी सीएम थे जब दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की सीएम हाउस में पिटाई हुई और अब भी जब सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। अंशु प्रकाश मामले की सुनवाई कोर्ट में अब भी जारी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। वो थाने भी गईं, लेकिन ये कहकर लौट आई कि एफआईआर वो बाद में दर्ज कराएंगी। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। पार्टी का एक गुट ये मानता है कि केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि पार्टी की लगातार हो रही बदनामी से उसे बचाया जा सके। स्वाति मालीवाल उन्हीं नेताओं में से हैं जो पार्टी की छवि को बनाए रखने की पक्षधर हैं। सूत्र बताते हैं कि स्वाति ने अपनी बात पार्टी के स्तर पर उठाई और इसी सिलसिले में वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम हाउस भी गई थी, लेकिन स्वाति से बात करने की जगह केजरीवाल ने अपने सचिव विभव कुमार से उन पर हमला करवा दिया। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के विचारों से सख्त नाराज हैं। स्वाति मालीवाल पर हमले की खबर से आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल की छवि पार्टी में एक जुझारू नेता की रही है और स्वाति आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसलिए माना जा रहा है स्वाति के साथ हुई घटना के परिणाम पार्टी को आने वाले दिनों में भुगतने होंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल आसानी से खामोश होकर बैठने वालों में से नहीं है। अब तक
उनके तेवरों से यही लगता है। सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल पार्टी पर लग रहे आरोपों, भ्रष्टाचार, घोटालों के आरोपों से आहत हैं। वे हर हाल में पार्टी की छवि को दागदार होने से बचाने में यकीन रखती हैं। स्वाति जैसे कई और दूसरे नेता भी हैं, लेकिन केजरीवाल का गुट बेहद शक्तिशाली है और इसलिए वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल आवाज उठाने का सीधा मतलब ये है कि उनके ऊपर बीजेपी में मिले होने का आरोप लग जाएगा और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नेता चुनाव के नतीजों के बाद अपना मोर्चा खोल सकते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का आंतरिक संकट चुनावी नतीजों के बाद और गहरा सकता है और इसी वजह से कभी आम आदमी पार्टी में रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई पिटाई की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज सुबह केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? क्या केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की? क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय कोई स्पष्टीकरण देगा? ईश्वर करे मुख्यमंत्री के घर में महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर झूठी हो। कपिल मिश्रा ने कहा कि स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव द्वारा पिटाई, अगर ये सच है तो देश में किसी भी सीएम हाउस में इतना बड़ा पाप पहले कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया? काश ये खबर झूठी हो। अगर सच है तो हम स्वाति मालीवाल को अकेला नहीं पड़ने देंगे, न्याय दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजेस की नियुक्ति पर सवाल लंबे समय से उठ रहा है, क्योंकि इसके सहारे अपने अपनों को रेवड़ी बांटने के कई आरोप लग चुके हैं। केंद्र सरकार इस सिस्टम को खत्म करने के पक्ष में है और इस बात को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबी बहस हो चुकी है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला किया और अब कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और जजेस के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जजेस ने भी इस सिस्टम पर सवाल उठा दिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम ने मनमानी करते हुए कॉलेजियम ने 2 अयोग्य और जूनियर अधिकारियों को हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया, जिसको लेकर 2 जजेस की कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए इन जजेस के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश के ही 2 जिला जजेस ने मोर्चा खोल दिया। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हिमाचल प्रदेश के 2 जिला न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों न्यायाधीशों ने अपने नामों पर विचार किए जाने की मांग की। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह को भी नजरअंदाज किया और जूनियर्स के नामों को आगे बढ़ाया। बिलासपुर और सोलन के जिला न्यायाधीश चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से 4 जनवरी के प्रस्ताव के अनुसार हाईकोर्ट कॉलेजियम को उनके नामों पर दोबारा विचार करने निर्देश जारी करने की मांग की है। दोनों न्यायाधीशों का कहना है कि उनके नामों पर दोबारा विचार करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री का भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र गया था। इस पत्र के जरिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सिंह और मल्होत्रा के नामों पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीशों का कहना है कि कानून मंत्री के पत्र और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह को दरकिनार कर दिया। खास बात यह कि बीते साल 12 जुलाई को हाईकोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सिंह और मल्होत्रा के नामों की सिफारिश की थी। खबर है कि इसे शुरू में रोक दिया गया था। 4 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने उनके नामों पर दोबारा विचार के लिए HC कॉलेजियम को भेजा। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनके नामों को जानबूझकर हटा दिया है। साथ ही दावा किया कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए 2 अयोग्य जूनियर अधिकारियों के नामों की सिफारिश हाईकोर्ट जज के तौर पर की। दोनों जजेस ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस समस्या का समाधान निकाले। अब इस मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ के दखल के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जो आदमी खुद किसी दूसरे की गारंटी पर जेल से बाहर निकला है, वह पूरे देश को बड़े ही हास्यास्पद तरीके से गारंटी दे रहा है। जिसके खुद का ठिकाना कुछ दिनों बाद जेल की काल कोठरी बनेगी, वह चीन से नेहरू के ज़माने में कब्जा की गई ज़मीन को आज़ाद कराने की गारंटी दे रहा है। जिसके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ़र्जी मरीजों और फ़र्जी लैब टेस्ट का धंधा चलता रहा, अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी जाती रही, वह पूरे देश के स्वास्थ्य की गारंटी दे रहा है। जिसके स्कूलों में बच्चे किताब और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए तरस रहे हैं, वह शख्स पूरे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की गारंटी बांट रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो खुद शराब घोटाले में फंसा हो, जिसके मंत्रिमंडल के आधे सदस्य जेल में हो, वह पूरे देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की गारंटी दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों की कुल यह कहानी है, जिसे बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है।
चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश में केवल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी, जिसका लोकसभा में खाता खुलना भी दुर्भर लग रहा है, उसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जब देश के नाम पर गारंटी जारी करते हैं तो यह बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक पुरानी कहावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने केजरीवाल पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। केजरीवाल की मुफ्त बिजली की गारंटी के जवाब में सचदेवा ने कहा कि इसका मतलब अब पूरे देश में दिल्ली की तरह मध्यम वर्ग को 8 रुपये प्रति यूनिट और व्यापारी वर्ग को 11 से 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पिछले 9.5 साल में दिल्ली में एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ठप हो रहे हैं और टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का केंद्र बन गया है। बड़े सरकारी अस्पतालों में MRI और अल्ट्रासाउंड के लिए मशीनें नहीं हैं। मरीजों को जांच के लिए 1-1 साल बाद की डेट मिलती है। सचदेवा ने कहा कि राष्ट्र इनके लिए कितना महत्व रखता है यह तो पूरा देश 2017 से जानता है। जब केजरीवाल पंजाब में एक घोषित आतंकवादी के घर जाकर ठहरे थे, ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगा था, जिन्होंने पिछले 10 साल से दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें किसी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा कि 9 साल में दिल्ली में कितनी नई नौकरियों का सृजन हुआ। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने भी कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में खुद 50 दिन जेल रहकर आया हो और 20 दिन बाद जिसे फिर से जेल में सरेंडर करना है, वह देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी दे रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं। अब उनकी किसी भी गारंटी या वादे पर जनता विश्वास नहीं करेगी।